नमस्कार साथियों, मैं आज आपसे वो पर्सन डिस्कस करूंगा, वो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करूंगा जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस के हैं और जिनका संबंध अप्रोचेस से है, उपागमों से है। विशेष करके मैं जो है चर्चा वो सिस्टम अप्रोच की करूंगा और इस सिस्टम अप्रोच के 10 सवाल जो पीछे के पेपर्स में आए हुए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उनकी चर्चा के बाद मैं कुछ बिखरे बिखरे क्वेश्चन और करूंगा जिनका संबंध अन्य अप्रोचेस से है या कुछ बुक्स हैं उनसे है। तो आज जो अपन चर्चा करेंगे वो कुछ अवधारणात्मक क्वेश्चन है, कुछ कथन कारण वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ तथ्यात्मक हैं और कुछ परिभाषाएं हैं। इन सब की मिला के आज हम चर्चा करेंगे। तुलनात्मक राजनीति से रिलेटेड जो सिस्टम अप्रोच है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अप्रोच है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक इसके ऊपर और एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के ऊपर। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल है जो आमंड का, इन दोनों के ऊपर 2 क्वेश्चन हर हालात में आते हैं। आप चाहे कोई सा ही एग्जाम दे, आप चाहे वो नेट जेआरएफ का दे, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का दे, चाहे पीजीटी का दे, आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। डेविड स्टीन द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का जो इनपुट आउटपुट विश्लेषण है उसकी आप प्रमुख अवधारणाएं बतानी है। कौन सी प्रमुख अवधारणाएं? देखिए, स्टीन ने अपना जो सिस्टम अप्रोच का इनपुट आउटपुट मॉडल है उसमें 4 अवधारणाएं दी है। उन चारों में कौन सी है? उसमें पहली है वो है व्यवस्था। पहली दूसरी क्या मतलब बता लेते हैं। व्यवस्था है, उसके बाद पर्यावरण है, एनवायरमेंट जो व्यवस्था को प्रभावित करता है, आंतरिक और बाह्य पर्यावरण यानी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पर्यावरण। तीसरा है अनुक्रिया। अनुक्रिया होता है रेस्पॉन्स। इसमें इनपुट और आउटपुट आते हैं। और चौथा है वो है फीडबैक या प्रतिसंभरण, फीडबैक। ये 4 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं डेविड स्टीन की इनपुट आउटपुट मॉडल की। सिस्टम, एनवायरमेंट, रेस्पॉन्स एंड फीडबैक। इन्होंने 4 दी है: व्यवस्था, भार, अनुक्रिया और सातत्य। देखिए, जो लोड है और परसिस्टेंस है ये इन्हीं अनुक्रियाओं के और व्यवस्थाओं से ही रिलेटेड है, अलग से ये कोई अवधारणा नहीं है। इनके 4 के ही पार्ट है, ये 2 है जो, तो फिर 2 ही बची हमारे पास, व्यवस्था और अनुक्रिया। तो 1 और 3 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सा डेविड स्टीन के सहयोगी निर्मत में सम्मिलित नहीं है? सहयोगी है आउटपुट जो है, तो डेविड स्टीन ने 3 प्रकार के आउटपुट्स हैं वो बताएं जो सरकार के द्वारा, हालांकि उन्होंने कोई संख्या नहीं बताई, संख्या तो आमंड और स्टीन ने बताई है कि वो 3 प्रकार के होते हैं। नियम निर्माण, नियम क्रियान्वयन और नियम का अधिनिर्णय है वो है। तो इनमें कौन सा है जो सहयोगी आउटपुट नहीं है? ये तो मुख्य आउटपुट होते हैं, सहयोगी आउटपुट होते हैं। देखिए, न्यायिक निर्णय है ये तो मेन आउटपुट होता है। न्यायिक निर्णय का तात्पर्य है 3 मेन आउटपुट होते हैं। जब हम मांगे करते हैं सरकार से, तो सरकार उन मांगों को आउटपुट में जब परिवर्तित करती है, उन मांगों को जब पूर्ति में बदलती है, इनपुट को जब आउटपुट में बदलती है, तब वो क्या काम करती है? देखिए, वो 3 काम करती है। वो कानून निर्माण करती है, कानून क्रियान्वयन करती है और न्यायिक निर्णय करती है। ये है आउटपुट। लेकिन बाकी है ये सहयोगी आउटपुट है। वायदा है, तर्काधार है और नीतियां हैं। वादे करती है, तर्कपूर्वक कुछ चीजों को समझाती है, या कुछ नीतियां वगैरह हैं उनकी चर्चा जिनका भविष्य में निर्धारण किया जाएगा। तो इसका उत्तर है ये बी है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के आगतों और निर्गतों के बीच संबंधों का सूचक है? तो आगत लोकतांत्रिक जो राजनीतिक व्यवस्था, देखिए राजनीतिक व्यवस्था में तो ये चारों ही आते हैं। निष्कर्षणात्मक आते हैं, नियामक भी होता है, वितरणात्मक है, अनुक्रियात्मक। हालांकि हर एक व्यवस्था की अलग अलग विशेषताएं होती है, लेकिन इनमें लोकतांत्रिक जो है व्यवस्था, उसमें आगत निर्गतों के बीच का जो संबंधों का सूचक है वो है
रेस्पॉन्डिंग क्षमता, रेस्पॉन्ड बहुत अच्छा करती है जो लोकतांत्रिक क्रियाएं होती है। तो कई जगह इसका उत्तर आपको वितरणात्मक भी मिलेगा, लेकिन वितरणात्मक क्षमता होती है साम्यवादी व्यवस्थाओं में अच्छी होती है। तो हमने अनुक्रियात्मक क्षमता इसका उत्तर देखा। हो सकता है ये उत्तर मेरी कई जगह इसका उत्तर ये भी माना, वितरणात्मक क्षमता भी माना है, तो इसका सही उत्तर ये है अनुक्रिया, रेस्पॉन्ड करना। क्योंकि लोकतंत्र में रेस्पॉन्ड बहुत अच्छी करती है सरकारें, मांगों को पूर्ति में बदलने के प्रयास करती है। तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम अप्रोच में साम्यता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निर्गम, इनपुट और आउटपुट, आगम होता है इनपुट, निर्गम होता है आउटपुट, के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है। बिल्कुल, अगर हमें साम्यता रखनी है तो इनपुट और आउटपुट के मध्य, मांग और पूर्ति के मध्य हमें साम्य अवस्था रखनी पड़ेगी। अगर मांगे ज्यादा उठ गई, पूर्ति नहीं हो पाई, तो व्यवस्था भंग हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो ये सही है। सिस्टम सिद्धांत की आलोचना यथापूर्ण स्थितिपरक निर्देश के रूप में की जाती है। यह भी है कि जो सिस्टम अप्रोच है, सिस्टम थ्योरी है या व्यवस्था सिद्धांत, इसकी आलोचना यह की जाती है कि यह स्टेटस क्वो है, यह परिवर्तन नहीं करने देता बल्कि व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, कोई रेडिकल चेंज नहीं होने देता। ये कहते मेंटेन करके, और व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, परसिस्ट रहनी चाहिए, वो उसमें सातत्य रहना चाहिए, वो टिकी रहनी चाहिए। बदलाव करें लेकिन इस हिसाब से करें कि व्यवस्था भंग नहीं हो। तो ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन पहला है वो संतुलन की मान्यता और सकारात्मक वाक्य है, दूसरा उसकी आलोचना की गई है। तो है तो दोनों ही सही, लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा डेविड स्टिल के व्यवस्था उपागम में मांगों के अतिभार की समस्या को कम करने का नियामक यंत्र है? जब सिस्टम के ऊपर डिमांड्स लोड ज्यादा हो जाता है, मांगों का भार जब ज्यादा हो जाता है सिस्टम के ऊपर, तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। देखिए, जब आप सरकार से ज्यादा मांगे करते हैं, जैसे हमने इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ कि न्यायपालिका भी हावी हो गई, महंगाई भी हो गई, ऊपर से भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हो गया, अरब संकट भी आ गया, तेल के भाव भी बढ़ गए, तो बेरोजगारी भी आ गई, महंगाई भी आ गई, कर्मचारियों की मांगे भी आ गई, लोकतंत्रवादियों की मांगे भी आ गई। तो ऐसे में क्या हुआ, व्यवस्था भंग होने की कगार के ऊपर पहुंच गई। फिर अपने देश में हमने देखा कि फिर इमरजेंसी लगी थी। तो जब मांगों का अति भार आता है तो व्यवस्था भंग होने लगती है, व्यवस्था के सामने संकट आता है। जब नागरिक भांति भांति की मांग करते हैं, सरकार इतनी मांगों की एक साथ पूर्ति नहीं कर पाती। परिणाम क्या करती है, सरकार कुछ नियामक यंत्र, ऐसे मैकेनिज्म लगाती है जिससे मांगों की मात्राएं कम हो जाती है, एक छलनी टाइप कर देती है, मांगे कम ही मांगे सरकार तक पहुंच जाती है। इसके लिए डेविड स्टिल ने 4 प्रकार का मैकेनिज्म बताया जो मांगों को रोकता है। एक जो मैकेनिज्म है वो है संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म। संरचनात्मक यंत्र होते हैं राजनीतिक दल और दबाव समूह, ये भी बहुत सारी मांगों को समाप्त कर देते हैं। दूसरे होते हैं सामाजिक सांस्कृतिक, हमारा समाज और संस्कृति भी है, ये भी कुछ मांगों को उठने देती है, कुछ को नहीं उठने देती। तीसरा है संचार, जो संचार यंत्र है ये भी हर मांग को नहीं उठाते बल्कि महत्वपूर्ण मांगों को उठाते हैं, या फिर ये इलीट्स की मांगों को उठाते हैं, या फिर ये पूंजीपति मांगों को उठाते हैं। जैसे भारत का संचार यंत्र है, ये क्रिकेट के, सिनेमा के, क्राइम के और पूंजीपतियों के चारों ओर घूमता रहता है। बाकी आम आदमी की मांगे, गरीब की, किसानों की मांगे इसमें नहीं दिखाई देती भारतीय संचार यंत्र में, विशेष करके जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें। और चौथा है वह है रिडक्शन, ये हमारी कार्यपालिका और विधायिका है, ये रिडक्शन यंत्र है, इसको रिडक्शन या घटाव यंत्र बोला गया है, रिडक्शन मैकेनिज्म। तो ये 4 यंत्र है। तो इसमें देखिए चारों में हमें एक दिखाई दे रहा है सांस्कृतिक, सामाजिक इसके आगे लिखा हुआ नहीं है, ये यंत्र है, सी है इसका उत्तर, बाकी 3 ये है। डेविड स्टिल के निवेश निर्गत प्रतिरूप से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? यह साम्य अवस्था को स्थापित करने को लक्षित है। निवेश निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल। यह खुली व्यवस्था है, बिल्कुल खुली व्यवस्था है, ये सही है।
यह समाज व्यवस्था की उपव्यवस्था है, ये भी सही, इसकी खुद की भी उपव्यवस्थाएं होती है, ये भी सही है। ये फ्लो मॉडल है जिसमें फ्लो बना रहता है, इनपुट आउटपुट मांग और पूर्तियों का। तो ये साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम स्थापित करने की ओर लक्षित है। ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि ये लेके तो उस तरफ जाती है, लेकिन एक नकारात्मक वाक्य है जो आलोचना में जरूर आता है। इसका लक्ष्य ये नहीं है, इसका लक्ष्य है वो है परसिस्टेंट, सातत्य को बनाए रखना। तो ये इसका उत्तर नहीं है। निम्नलिखित में कौन व्यवस्था अनुरक्षण और व्यवस्था अवस्थिति में विभेद करते हैं? तो डेविड ईस्टन है, ये इसमें भेद करते हैं कि व्यवस्था अनुरक्षण और व्यवस्था की जो अवस्थिति है, इन दोनों में डेविड ईस्टन ने भेद किया है कि जो ये अलग है आपका व्यवस्था का अनुरक्षण। अनुरक्षण होता है व्यवस्था को बचाए रखना, रक्षण करना, और व्यवस्था अवस्थिति है कि उसकी सिचुएशन क्या है। इन दोनों में भेद किया है डेविड ईस्टन ने। आगे जब हम व्यवस्था सिस्टम थ्योरी समझेंगे तो ये सारी शब्दावली हम समझेंगे। देखिए, जहां भी सिस्टम और इनपुट आउटपुट ऐसी चीजें आ जाए, व्यवस्था आ जाए, तो आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आमतौर पर मान के चलिए कि इसका उत्तर क्या होता है, डेविड ईस्टन होता है। डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल का कौन सा तत्व राजनीतिक व्यवस्था और उसके पर्यावरण के बीच की व्यवस्था और पर्यावरण के बीच जो संबंध है, इनको कौन सा तत्व प्रकट करता है? तो वो सातत्य। ये केंद्रीय अवधारणा है, सातत्य, परसिस्टेंस। दबावों के बावजूद जो व्यवस्था टिकी रहती है, मांगों को पूर्ति में बदलती रहती है और नागरिकों को संतुष्ट करने देती, उनको क्रांति नहीं करने देती, व्यवस्था को कोलैप्स नहीं होने देती, क्रिटिकल रेंज तक नहीं जाने देती, तो उसको हम सातत्य बोलते हैं। और ये संबंध स्थापित करता है राजनीति व्यवस्था और उसके पर्यावरण के बीच में, परसिस्टेंस। निम्नलिखित में से किसने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, जनरल सिस्टम थ्योरी की अवधारणा को सर्वप्रथम विकसित किया था? देखिए, सर्वप्रथम ये जीव शास्त्र में आया था और लुडविग वॉन वर्टानलैंड इसको लेके आए थे शुरुआत में, कि जीवों की पूरी जो व्यवस्था है, एक सब जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अंतर संबंधित है। तो ये लेके आए थे जीव शास्त्री थे, सबसे पहले ये लेके आए थे। समाज शास्त्रों में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का परिचालन भाग सर्वप्रथम किसमें विकसित किया गया? देखिए, वो तो था साइंस में, फिर सोशल साइंसेज में, ये सोशल स्टडी में सबसे पहले कहां आया? तो ये सबसे पहले मानव विज्ञान में, एंथ्रोपोलॉजी में आया। तो सबसे पहले साइंस में आया, तो उसमें आया जूलॉजी में। फिर आया ये, जब आर्ट्स के सब्जेक्ट आए, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आए, सोशल स्टडीज आई, तो उसमें सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी में आया, मानव विज्ञान में आया। फिर ये सोशियोलॉजी में आया, पार्सन्स और मर्टन जैसे लोग लाए। फिर ये राजनीति विज्ञान में, जहां डेविड ईस्टन इसको लाए। फिर ये कंपैरेटिव में गया, जहां आमंड ने इसका प्रयोग किया। और फिर ये इंटरनेशनल में गया, जहां मार्टिन कैप्लोन ने इसका प्रयोग किया। तो ये कैसे कैसे विकास हुआ, मैंने आपको बता दिया कि इसके विकास की शुरुआत तो बर्टानलैंड ने जीव विज्ञान से कर दी थी, लेकिन सोशल स्टडी में सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी में आया था। ये तो थे सिस्टम थ्योरी के क्वेश्चंस। अब हम उन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो बिखरे बिखरे से हैं, लेकिन इनका संबंध तुलनात्मक राजनीति से है, तो इसी टॉपिक के तहत उनको भी कर लेते हैं। राजनीति के अध्ययन, देखिए व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, कि अध्ययन के प्रति जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ये कैसा होता है? देखिए, व्यवस्थावाद, व्यवहारवाद, ये सब इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। ये अनुभविक होते हैं, इंद्रिय अनुभव को मानते हैं, काल्पनिक नहीं होते, ये तथ्यों पर केंद्रित होते हैं। सही है। ये जो राजनीति का यथार्थ है उसका वैज्ञानिक दृष्टि से ध्यान केंद्रित करते हैं, ये भी सही है। इसमें फिलोसॉफी, दर्शन पे बल होता है? नहीं, इसमें दर्शन पे बल नहीं होता। तो इसका जो उत्तर है वो 1, 2 और 3 है, बी है इसका उत्तर। ये पुस्तक के हैं जिनका मिलान करना है। लॉर्ड ब्राइस, मॉडर्न डेमोक्रेसी लिखी गई थी। लॉर्ड जेम्स ब्राइस इनका पूरा नाम है, ये ब्रिटिश राइटर हैं। ग्राहम वालास भी ब्रिटिश हैं। इनकी पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ये व्यवहारवाद की शुरुआत करने में, आधुनिक राजनीति विज्ञान और राजनीति का विज्ञान विकसित करने में इस पुस्तक की बहुत बड़ी भूमिका है। मानव विज्ञान का, मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का इसमें प्रयोग किया गया है। ग्रेबियल आमंड की है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से डेवलपमेंट अप्रोच, और ये आमंड और पावेल दोनों की है।
और इसमें सिस्टम थ्योरी का डेवलपमेंट मॉडल दिया गया है, विकासात्मक सिद्धांत दिया गया है, डेवलपमेंट अप्रोच लिखा हुआ भी इसके अंदर। और चार्ल्स सी मेरियम की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बाइबल है ये व्यवहारवादियों के लिए, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, 1925 में आई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये मिलान हो गया है, तो ए का 4 है, तो एक में बैठा, यहीं से शुरू हो गया। निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो तुलनात्मक राजनीति में कार्ल डब्ल्यू डाइच का जो संचार सिद्धांत है, डाइच का, उसके संचार दृष्टिकोण से संबंधित है? राजनीति व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है, बिल्कुल ठीक है। उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर समस्थिति का प्रयोग है। संरचना और प्रकार्यवाद पे बल दिया जाता है, निर्णय प्रकारियों को अधिक महत्व दिया जाता है, नहीं। देखिए, संरचना और प्रकारियों के ऊपर बल तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद है जो आमंड वाला, उसमें बल दिया गया है। इसमें तो स्टीयरिंग और संचालन के ऊपर बल दिया गया है। निर्णय प्रकारियों को अधिक महत्व दिया गया, नहीं। निर्णय से पहले की जो प्रोसेस है उसको भी महत्व दिया गया कि निर्णय तक हम पहुंचते कैसे हैं। तो इसमें 1 और 2 तो सही है, ये सही नहीं है। 3 और 4 निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जेम्स सी चालुवर्ती पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण, आप ये भी याद कर लें। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, ये पुस्तक आई थी 1967 में। रॉबर्ट डेल की मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, एनालिसिस के नाम से देखिए, ये पुस्तक आई थी 1963 में। बेंटले की पुस्तक प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आई थी 1908 में। और डेविड स्टन की ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये आई थी 1965 में। डेविड स्टन की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिकल सिस्टम, ये आप जरूर याद रखा करो, ये 1953 में आई थी। अब आप इसको सेट कर देंगे। सबसे पहले 3 नंबर आई थी, तो 3, 2, 4, 1, ये हो गया। तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक उपागमों में किसकी अपेक्षा की है? पारंपरिक ने, देखो, सरकार का, संस्थाओं का, संविधान का अध्ययन किया है, लेकिन अनुभविक जांच पड़ताल नहीं करता। अनुभविक जांच पड़ताल तो आधुनिक उपागम करते हैं, व्यवहारवादी, व्यवस्थावादी, ये करते हैं। अनुभविक जांच पड़ताल तो एम्पेरिकल स्टडी करते हैं, ये पारंपरिक इनकी नहीं करते। तो थोड़े दार्शनिक मूल्यात्मक टाइप होते हैं, थोड़ा नॉर्मेटिव होते हैं, आदर्शात्मक होते हैं। निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में की है? ये तुलनात्मक राजनीति किससे संबंधित है? दलों से, हितों से और नेतृत्व से, लीडरशिप से। और ये कहना है रायसी, मैक्रिडिस और वार्ड का कहना है। निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़ना है और सही उत्तर देना है कि क्या दोनों कथन सत्य है या असत्य है। तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बताती है जो बेहतर और खराब काम करती है, बिल्कुल बताती है। यही तो राजनीति हमारे समझ में विकसित करती है, कौन सी संस्था अच्छी है, कौन सी प्रथा अच्छी है, कौन सी विचारधारा अच्छी बुरी है, किसके नुकसान फायदे क्या, ये बताती है तुलना करके। तुलनात्मक राजनीति ऐसे प्रश्न उठाती है, उनका उत्तर देती है कि क्यों कुछ देश स्थिर और समृद्ध है जबकि अन्य नहीं है, क्यों कुछ देशों में तख्ता पलट होता रहता है, वो गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, इसका कारण क्या है, कुछ देश इतने विकसित क्यों हो गए हैं, वहां इतनी शांति क्यों है, लॉ एंड ऑर्डर क्यों है, ये भी बताती है हमें, क्योंकि तुलना होती है इसमें विभिन्न देशों की राज्य व्यवस्थाओं की। तो दोनों सही है, कथन 1 भी और कथन 2 दोनों सत्य हैं। निम्नलिखित में से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का कौन सा उपागम यह मानता है कि विनिश्चय निर्माता अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का कुशल प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, अगर जो डिसीजन मेकिंग वाले हैं उनको अपने साध्य की प्राप्ति करनी है तो साधनों का कुशल और अधिकतम प्रयोग करना है और अधिकतम उपयोगिता लानी है, तो ये है विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत। यही बताता है, रैशनल चॉइस थ्योरी यही बताती है कि आप साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कैसे करें, अधिकतम उपयोग कैसे करें, ये हमें बताती है। तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रारंभिक चरणों में निम्नलिखित कौन से संबंधित हैं? तुलनात्मक राजनीति का डेवलपमेंट हो रहा था तो इनमें से आर्थर बेंटले हैं, इन्होंने इसके ऊपर शुरुआत में बल दिया था। आर्थर बेंटले द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट लिखी थी इन्होंने,
1908 में, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। उस पुस्तक से फिर हम कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का ये शुरुआती चरण था। निम्नलिखित पुस्तकों को प्रकाशित होने के कम लिखना है। देखिए ये दो मुझे इनके सन नहीं मिले। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये तो 1992 में आ गई थी। द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, देखिए ये पुस्तक फुकुयामा की है, बहुत ही फेमस पुस्तक है फ्रांसीसी फुकुयामा की, जो यूएसएसआर के पतन के बाद और साम्यवादी व्यवस्थाओं के पतन के बाद लिखी गई थी। ये आमंड और वर्बा की पुस्तक है और ये आई थी 1963 में। तो ये पुस्तकें जो इनका उत्तर है वो 4, 3, 2 और 1 है। इन दोनों का मिल नहीं रहा कहीं भी, पता नहीं कहां से उठाई गई है। मैं फिर देखूंगा, फिर कभी चर्चा करेंगे इनके ऊपर। ये उत्तर है। तो दोस्तों ये सिस्टम अप्रोच और कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक देखें, फिर सिस्टम अप्रोच वाला वीडियो देखें, आपको काफी सारी चीजें इनमें से समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।